नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। इतिहास की श्रृंखला में मैंने पिछले एपिसोड में कुछ एपिसोड जो 3-4 एपिसोड थे पीछे के, उसमें हमने बताया था 1905 से 1920 तक के बीच की जो कांग्रेस की स्थिति थी उसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। आज चर्चा करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था ये भी कि महात्मा गांधी का उदय इसी समय में हुआ था। 2015 में वो भारत आए और उसके बाद उन्होंने 3 आंदोलन किए। एक नील आंदोलन, एक खेड़ा आंदोलन किसानों से जुड़ा हुआ था, और अहमदाबाद मिल से जुड़ा हुआ एक मज़दूरों के लिए आंदोलन था। यही वो दौर था 1919 में, जब भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खिलाफत आंदोलन को लेकर के पहले खिलाफत आंदोलन क्या था इसके बारे में हम बता देते हैं। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था उस दौरान तुर्की ने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी का साथ दिया, जिससे ब्रिटेन को बहुत बुरा लगा। और जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, ब्रिटेन ने जर्मनी को विभाजित कर दिया, ब्रिटेन ने तुर्की को विभाजित कर दिया और वहाँ जो खलीफा का पद था उसे समाप्त कर दिया। अब सोचिए, कार्रवाई तुर्की में हुई और तुर्की के समर्थन में कुछ लोग आधुनिक शिक्षा प्राप्त लेकिन रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्होंने यहाँ आंदोलन करने की सोची। और सबसे बड़ी बात है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्वीकार किया। एक कमेटी बनी जिसमें कुछ लोग, ये अली बंधु थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आज़ाद थे, अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे। इन लोगों के बीच एक कमेटी बनाई गई जिसको कि इस कमेटी को ये तय करना था कि किन मुद्दों पर अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया जाए कि वो तुर्की के साथ जो उसका व्यवहार है उसमें नरमी आए। ये बेतुकी मांग थी। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी। कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका विरोध किया कि तुर्की से हमारा कोई मतलब नहीं है और इससे हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, हमारी दिशा भटक जाएगी, इसलिए आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए। लेकिन अब कहा जाता है ना कि एक मन में जो धुन सवार हो गई थी गांधी जी को, और यही वो दौर था जब तुष्टीकरण की नींव पड़ी। हालांकि तुष्टीकरण और विभेद की बात तो अंग्रेज़ों के अंदर थी, पहले से ही थी। वो हर बात में समाज को बांटने की कोशिश करते थे। वो हर ऐसी कार्रवाई करते थे कि समाज के वर्गों में विभाजन दिखे, मनमुटाव दिखे, समाज एकजुट न हो पाए। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक तरीका अपनाया तुष्टीकरण का महात्मा गांधी ने, और वो तुष्टीकरण आज तक चल रहा है। जो तुष्टीकरण के जो आधुनिक स्वरूप के बीज बोए गए थे गांधी जी के ज़माने में, वो आज भी चल रहे हैं अबाध गति से। बहुत लोगों की तो राजनीति का दायरा ही है तुष्टीकरण, उसके बगैर उनकी राजनीति पूरी ही नहीं हो सकती। ऐसा ही कुछ उस समय था। अब सोचिए, जैसा कि आज है हमास और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है, इजराइल लगातार हमास पर कार्रवाई कर रहा है, हमास के प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, उसके नेताओं को मार रहा है, और यहाँ कुछ फ़िलिस्तीन को लेकर के कुछ लोगों के अंदर सद्भावना है और कुछ लोग फ़िलिस्तीन के साथ देने की बात करते हैं। और वो स्थिति उस ज़माने में थी तुर्की को लेकर। बहुत से नेताओं ने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है, और कुछ सालों बाद ही, 1 या 2 साल बाद ही या कुछ महीनों बाद
ये खिलाफत आंदोलन अपने आप में बेमानी हो गया, क्योंकि जैसे ही ब्रिटेन ने तुर्की पर कार्रवाई की, खलीफा का पद समाप्त किया, वैसे ही कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक नया पुनर्जागरण का दौर आया और एक नए तुर्की के निर्माण के लिए उसने पहल की और एक तुर्की को आधुनिक तरीके की तरफ मोड़ा और एक नए तुर्की की स्थापना की। तो उस समय में ये खिलाफत आंदोलन बेमानी हो गया था, कोई मतलब नहीं था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर इस तरह की बात होगी तो अनावश्यक रूप से समाज पर दबाव पड़ेगा, हमारा आंदोलन भटक जाएगा। और वही हुआ। ये हुआ जब चौरी चौरा की घटना हुई। चौरी चौरा की घटना ऐसी घटना है जो उस समय जो खिलाफत के साथ साथ गांधी जी असहयोग आंदोलन की बात करते थे। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए वो पहला मुद्दा तो था कि खिलाफत को एक विषय बनाया जाए जिसको लेकर के कि असहयोग आंदोलन चले। असहयोग आंदोलन का तरीका ये हो कि अपने स्कूल और कॉलेज खोले जाएं, अंग्रेज़ों के स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया जाए, वकील अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें, शिक्षक अंग्रेज़ों के स्कूल में पढ़ाना बंद कर दें, अंग्रेज़ी वस्त्रों का बहिष्कार हो, वगैरह वगैरह। असहयोग आंदोलन का ये था। उसके बाद उसी में सविनय अवज्ञा भी जोड़ी गई कि जो भी कानून बनाए सरकार, हम उसकी नाफरमानी करेंगे, उसको नहीं मानेंगे। तो इस तरह से एक आंदोलन को नई दिशा देने की कोशिश की गांधी जी ने, जबकि क्रांतिकारियों ने इसके अलग वो शक्ति के द्वारा चाहते थे कि अंग्रेज जिस शक्ति से हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं उसी शक्ति के साथ हम अंग्रेज़ों को के ऊपर दबाव बनाएंगे, आक्रमण करेंगे, हमले करेंगे और जो दुष्ट किस्म के अंग्रेज अधिकारी हैं उनको हम सबक सिखाएंगे। तो इनके समानांतर गांधी जी के आंदोलन के यानी कांग्रेस के आंदोलन के समानांतर क्रांतिकारियों का आंदोलन लगातार चलता रहा और क्रांतिकारी अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब भी थे। अंग्रेज़ों पर लगातार दबाव बनता रहा और अंग्रेज़ों को ये लगने लगा था धीरे धीरे कि हमारे खिलाफ़ जिस तरह से भारतीय समाज पड़ा है, ख़ासतौर से क्रांतिकारी, उससे उनके माथे पर शिकन पड़ने लगा। और जो सब गांधी जी के आंदोलन में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो आया चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में। आंदोलन कर रही भारतीयों की भीड़ पर अंग्रेज़ सिपाहियों ने हमला कर दिया, कार्रवाई की, मारपीट किया, भीड़ हिंसक हो गई और हिंसक होने के बाद भीड़ ने तत्काल अंग्रेज़ ऑफिसर पर, सिपाहियों पर हमला कर दिया। अंग्रेज़ सिपाही थाने में भागे, जो भी पुलिस के कर्मी थे वो थाने में भागे। भारतीय कांग्रेस के जो आंदोलनकारी थे उन्होंने थाने को घेर लिया चारों तरफ से और थाने को आग लगा दी और जो लोग निकलना चाहते थे उनको भी मार मार के उसी आग में फेंकते गए। जो आधिकारिक रिपोर्ट है उसके अनुसार संभवतः 20 या 22 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ओरिजिनल आंकड़ा जो भी हो, लेकिन ये घटना विभत्स थी। गांधी जी ने, जैसे गांधी जी को पता चला कि असहयोग आंदोलन में हिंसा की बात हुई है, हिंसा हुई है, बहुत से आंदोलनकारी पुलिसकर्मियों को आग में जिंदा जला दिए हैं, तो गांधी जी को धक्का लगा। उनको लगा कि हमारा असहयोग आंदोलन के लिए अभी भारतीय समाज तैयार नहीं है और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जबकि भारतीय नेताओं ने कहा कि आप ये असहयोग आंदोलन के लिए ये समय और ये प्रवृत्ति छोड़िए। जब
मूल उद्देश्य है अंग्रेज़ों को हटाना, उनसे स्वराज लेना। तो जब बात स्वराज की है तो इसमें हिंसा और गैर हिंसा की कोई बात ही नहीं है। हमें आंदोलन को जारी रखना चाहिए, अगर ये हिंसक होता है तो होता रहे। इस मुद्दे पर कांग्रेस खुद फिर विभाजित हुई। स्वराज गुट के नाम से एक अलग पार्टी बनी, स्वराज पार्टी। उनका उद्देश्य था कि हम चुनाव में भाग लेंगे और जो विधानसभाएं हैं उसके अंदर हम जोरदार विरोध करेंगे अंग्रेजी शासन का, उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का, उनके द्वारा लाए गए अध्यादेशों का, और इस तरह से हम सरकार को पंगु बनाने की कोशिश करेंगे, सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब गांधी जी का सहयोग चूँकि खत्म हो गया था, गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाए। कहने को ये था कि गांधी जी बहुत दुखी थे, लेकिन कोई मकसद नहीं था। आंदोलन दिशाहीन हो गया। जैसे ही गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस लिया, वैसे ही जो भारतीय समाज था वो दिशाहीन हो गया। जबकि ये वो दौर था जिसमें इससे पहले जो थे, इससे पूर्व के आंदोलनों में समाज का संपन्न तबका भाग लेता था और वो सिर्फ भाषणों के माध्यम से अंग्रेज़ों का विरोध करता था। यहाँ हर तबके के लोग इस आंदोलन से जुड़े और क्रांतिकारियों की जो कार्रवाइयाँ थीं, जो इसके कांग्रेस की हर गतिविधि के समानांतर चलती थी, क्रांतिकारियों की कार्रवाइयाँ समाज के निचले हिस्से तक पहुँचती थी। और ये जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और ये घटना चौरी चौरा की हुई, उसके बाद ये समाज के निचले तबके तक लोग आंदोलित हुए और लोग चाहते थे कि ये आंदोलन बढ़े। और अगर ये कंटिन्यू चलता, लगातार चलता, तो शायद अंग्रेज़ों के ऊपर दबाव बनता। लेकिन ऐसा लगता है कि गांधी जी ने आंदोलन वापस लेकर के एक तरह से अंग्रेज़ों की मदद की। वो ये कहा भी करते थे कि हम अंग्रेज़ी शासन को डामाडोल नहीं करना चाहते। अब ये तो अजीब सा तर्क है कि हम डामाडोल नहीं करना चाहते लेकिन शासन अपने हाथ में लेना चाहते हैं। ये दोनों तो विपरीत विचारधाराएं हैं, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। या तो हम डामाडोल करेंगे, डामाडोल नहीं करेंगे तो फिर स्वशासन नहीं मिलेगा। तो गांधी जी के तर्क भी अजीबोगरीब थे। फिर उन्हें इस हिंसा के लिए बढ़ावा देने के कारण उन्हीं के ऊपर दोषारोपण किया गया। फिर वो जेल चले गए, जेल से स्वास्थ्य के आधार पर छूटे भी, और ये लगातार, ये जब तक राजनीति में रहे, ये चलता रहा। लेकिन अगर इसका मूल्यांकन किया जाए असहयोग आंदोलन का और खिलाफत आंदोलन का, तो इस आंदोलन का आम मुसलमानों से, जैसे खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन का आम मुसलमानों से कोई मतलब नहीं था। आम मुसलमान जो छोटे शहरों के, छोटे कस्बों के या गाँव के रहने वाले मुसलमान थे, उनको पता भी नहीं था कि ये खिलाफत क्या है, तुर्की क्या है, खलीफा क्या है और कमाल पाशा क्या है। कोई मतलब नहीं था। अंग्रेज़ कहाँ युद्ध कर रहे हैं, किससे युद्ध कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सामान्य मुस्लिमों से इस खिलाफत आंदोलन का कोई मतलब नहीं था। ये समाज के कुछ उच्च वर्ग के मुस्लिम थे जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति के थे और वो चाहते थे कि ऐसा करके हम अपने समाज को जगाएं। ऐसा हुआ नहीं। और बाद में जब तुर्की में खुद एक आंदोलन शुरू हुआ तो ये खिलाफत आंदोलन बेईमानी हो गया। ऐसे ही गांधी जी ने जो शुरुआत की असहयोग आंदोलन की, तो पहले तो लोगों को इसे समझने में बड़ी दिक्कत हुई। असहयोग आंदोलन को लोग समझ नहीं पाए। वो लोगों, आम समाज जो भारतीय समाज था, जिसमें कि ये भागीदारी पहली बार दिखी, जो समाज के निचले तबके का वर्ग है, वो भी इस असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो उसके अंदर ये था कि हमें क्रांतिकारियों की तरह ही अंग्रेज़ों का विरोध करना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें जोरदार प्रतिवाद करना है, अंग्रेज़ों का हर हाल में विरोध करना है। वो नहीं समझते थे कि गांधी जी की अहिंसा क्या है, गांधी जी की नीति क्या है।
वो चौरी चौरा की घटना इसी ऊहापोह में हुई। एक तरफ क्रांतिकारियों ने लगातार दबाव बनाया अंग्रेज़ों के ऊपर, और दूसरी तरफ जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो जनता आंदोलन के मूड में थी। वो चाहती थी कि बस ये आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेज़ घिर जाएं और यहाँ से जाएं, स्वशासन हमारे हाथ में दें, और इसके लिए कुछ भी करने को जनता तैयार थी। जब कुछ भी करने को तैयार थी, जीने मरने की जब बात आती है तो, और ये बात जब जनता हुजूम में होती है, भीड़ में होती है, तो उसको कुछ सूझ नहीं रहा होता है। ऐसे में आंदोलन तो आंदोलन है। ऐसे ही में वो चौरी चौरा की घटना हुई, और अगर ये घटना कंटिन्यू चलती तो शायद अंग्रेजी शासन पर कुछ असर पड़ता, लेकिन गांधी जी ने इसे वहीं रोक दिया। फिर एक बार भारतीय समाज दिशाहीन हो गया, कांग्रेस दिशाहीन हो गई। कांग्रेस को कई बार सोचना पड़ा कि अब हम अपने मुद्दों को किस तरह से तैयार करें और किस तरह से इस आंदोलन को फिर से पुनर्जीवित करें, फिर से आगे बढ़ाएं। फिर एक ऊहापोह की स्थिति रही जो कुछ वर्षों तक चली। तो आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।